मेरी ईजा जो मुझे बरसों पहले छोड़ के चली गई थी, वो आपके रूप में मुझे वापस मिल गई। मैं हूं ना आपके पास, आपका बेटा। हमें सबसे पहले उस मास्टर को पटकने का इंतजाम करना है। मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, और आप भी अब निगरानी समिति के अध्यक्ष बन गए। मुझे तो उसके कोई भी हिसाब में गलती नहीं मिल रही है। बड़ी बुरी खबर है। अरे जल्दी बता, चलिए हुआ क्या है? बुआ जी अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन अचानक ये सब कैसे हो गया? छुटकी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही थी ना? गांव में बांध का काम चल रहा था, सुधा वहां काम कर रही थी, तभी अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ। सुधा को एक पत्थर जाकर के लग गया और सुधा की तत्काल मृत्यु हो गई। ये सरकार भी ना बांध पे बांध बनाई जा रही है। अरे हम बांध बनाने के खिलाफ नहीं है, आप बनाओ बांध, पर हम लोगों की जान की परवाह तो करो। पता नहीं लोग इतने स्वार्थी कैसे हो जाते हैं। बांध बनाकर अपने घरों में उजाला करने के लिए हमारे घरों में अंधेरा कर देते हैं, और इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। ये सरकार, उद्योगपति ऐसे ही अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पहाड़ों को लूटते रहेंगे और हमारी बलि देते रहेंगे अपने बांध और पुल बनाने के लिए। सरकार का विरोध करके भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ गांव में लोगों के पास काम नहीं है। गांव के लोग गांव छोड़ करके शहर काम करने के लिए जा रहे हैं। पहाड़ के पास जो भी गांव के लोग थे वो सारे लोग चले गए। अब जाएंगे नहीं तो आखिर क्या करेंगे? यहाँ पर गांव में बांध बन रहा है। अब इस बांध में ज्यादातर लोग बाहर के लोग हैं। हमारे गांव के लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। जब काम नहीं है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़े बहुत पहाड़ियों को काम मिल रहा है तो वो सरकार का विरोध क्यों करेंगे? छोड़िए ये सब बातें। अब मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। सुधा मुझसे बहुत छोटी थी, चेली जैसी थी। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर मेरा मन दुख से भर गया। हे ईश्वर, इतने छोटे बच्चे की मां को छीनकर क्यों इतनी बड़ी सजा दी? राजू, अब जो होना था सो हो गया। अब मुझे चिंता सिर्फ अपने संजय की है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं संजय के मन के घाव को भरने के लिए मैं जल्द से जल्द दूसरी शादी करने जा रहा हूं। और इसके लिए दूसरी मां लेकर के आऊंगा। काम करते समय सुधा की जान गई, इसलिए सरकार हमको मुआवजा और नौकरी दोनों दे रही है। और अब हमें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। अगले बरस मैं संजय का नाम स्कूल में लिखवा दूंगा। फूफा जी, आपको शादी करनी है तो संजय का बहाना मत बनाओ। शादी करनी है शौक से करो। हम लोग संजय को अपने साथ ले जाएंगे। देखिए अतुल, बाकी की बात को बुरा मत मानिए। उसने जो भी कहा है बिना सोचे बोला, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक कहा है। इस छोटे बच्चे के मन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस बारे में मुझे भी संदेह है। ठीक है, आप लोग का मतलब मेरा शादी करने का फैसला गलत है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जिंदगी भर रोते रहना चाहिए या अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिंदगी भर ऐसे ही रहिए। देखिए, जीवन मृत्यु एक चक्र है। इंसान धरती पर आता है तो एक दिन जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अभी शादी मत कीजिए। संजय अभी बहुत छोटा है
उसे थोड़ा सा बड़ा और समझदार होने दीजिए। आज तक संजय आपको अपनी मां के साथ देखा है, अचानक आपको कोई नई औरत के साथ देखेगा तो उसके मन में दुख होगा। हो सकता है कि इससे उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़े। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। घर के काम काज और संजय को संभालने के लिए एक स्त्री की जरूरत है। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं तो उसमें हर्जा ही क्या है? मैं जिंदगी भर अकेले नहीं रह सकता, मुझे भी एक पत्नी की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरे शादी करने से संजय की जिंदगी बर्बाद हो सकती है तो आप बेशक संजय को ले जाइए अपने साथ। मैंने अपना फैसला आप लोगों को सुना दिया है, अब आप लोग जो चाहें वो करें। चलिए बाबा यहाँ से। बुआ के जाने के बाद अब इस घर में हमारा कोई रिश्तेदार, कोई अपना नहीं रहा। ना ही संजय के बाबा, ना ही मेरे फूफा जी और ना ही आपकी बहन हुई। ये घर अब हमारे लिए पराया हो गया है। चलिए संजय को भी अपने साथ ले चलते हैं, जी लेने दो इनको इनकी जिंदगी। क्या पता कल के दिन संजय भी इनको बोझ लगने लगे। चल संजय मेरे भाई, तू हमारे साथ चल। तेरी नानी, तेरे मामा और तेरी दीन है तेरा ख्याल रखने के लिए। हम तेरे अपने हैं और तू हमारा अपना। काका, कितने इंच की दीवार बनाने वाले हैं? 9 इंच की दीवार होती है चली। सब अपने घर की इतनी मोटी ही दीवार बनवाते हैं। अरे काका, घर की बात और है, लेकिन ये स्कूल की बात है, और वो भी स्कूल की बाहर की दीवार। ये तो मजबूत होनी जरूरी है ना। बिटिया, हम तो पैसा बचाने के लिए कर रहे थे ये सब। नहीं काका, हमें सरकार की तरफ से स्कूल बनाने के लिए जितना पैसा मिला वो सब हमें लगाना है। बस आप दीवार इतनी मजबूत बनाइए कि ये स्कूल सालों साल खड़ा रहे, और पैसों की चिंता मत कीजिए। और हाँ काका, आप सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि बालू का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, उससे भी दीवार कमजोर हो सकती है। चिंता मत करो चली, भरोसा रखो। काका, आप लोगों के लिए मैंने खाने की व्यवस्था भी कर दी, तो दोपहर में थोड़ा काम रोककर खाना खा लीजिएगा आप लोग। बहुत नेक दिल है चली तू, वरना इतना मजदूरों का ख्याल कौन रखता है? काका, मजदूर हो या मास्टर, क्या फर्क पड़ता है तो इंसान ही, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हर इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करे तो कोई भी उसकी इज्जत करेगा ही। 100% सही बात बोली चली। अच्छा काका, आप दीवार को 9 इंच से बढ़ाकर बनाइए, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। अच्छा। काम मत करो ये। काम मत करो ये। प्रधान जी का आदेश है, ये स्कूल निर्माण का काम बंद होगा। सुना तुम लोगों ने? हम काम नहीं रोक सकते बिरजू, एक तो इतना नेक काम हो रहा है, अपने गांव के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ज्यादा भाषण मत झाड़, समझा तू? काम बंद बोला तो काम बंद, सुना? बिरजू, एक बात हमारी भी सुन ले, हम गरीब लोग हैं। आज का दिन खराब जाएगा तो मेरे ये मजदूर लोग क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे?
रोज कमा के खाने वाले लोग हैं। एक बार बोल दिया काम बंद तो काम बंद। सुना तूने? एक दिन नहीं खाओगे तो क्या दूसरे दिन काम करने लायक नहीं रहोगे? हाथ पैर सलामत है तभी तो काम कर पाओगे। सुना तूने? बिरजू, ये तू बहुत गलत बोल रहा है। तेरे कहने से ये काम नहीं रुकेगा। मास्टर साहब ने काम शुरू करने के लिए बोला है और जब कहेंगे ना तभी काम रुकेगा। हमने स्कूल बनाने का ठेका लिया है मास्टर साहब से। ए मिस्त्री, तुझे मास्टर जी ने ठेका दिया ना, तो मुझे प्रधान जी ने ठेका दिया ये काम रुकवाने का। तुझे पता है ताजमहल बनने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। मैं ये स्कूल बनने से पहले तुम सबके हाथ कटवा दूंगा, समझा तो? बिरजू, ये सरकारी काम, इसमें टांग मत अड़ाओ, वरना ना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ही तुम्हारे प्रधान जी के लिए। वैसे भी सरकार ने देवी दत्त जी को भवन निर्माण के लिए पैसे दिए, तो तुम और प्रधान जी कौन होते हैं इसमें टांग अड़ाने वाले? देख सुगंधा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। देवी दत्त को स्कूल बनवाने के लिए पैसे मिले हैं ना, तो प्रधान जी निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। सुगंधा, मास्टर जी के हिसाब में गड़बड़ी मिली है। जब तक वो प्रधान जी से नहीं मिलेंगे तब तक काम शुरू नहीं होगा, समझे? पर देवी दत्त जी तो शहर गए हैं कुछ काम। चलो रे, उठाओ अपना सामान, चलो भागो यहाँ से। ये स्कूल का निर्माण तभी शुरू होगा जब मास्टर जाकर प्रधान जी से मिलेगा, समझे आप लोग? चलिए मास्टर जी को बोल दो, ये जो प्रधान जी और मास्टर जी के बीच का जो झगड़ा फसाद है उसे खत्म करें। ऐसे तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। चलो भाइयों, चलो। ये बिरजू भी ना अपने आप को पूरण का हनुमान समझता है, जानता नहीं है कि सरकारी काम रोककर उसने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन ऐसे कैसे काम रुकवा सकते हैं? कुछ तो कारण बताया होगा। ईजा, क्या कारण हो? बस किसी ना किसी बहाने से देवी दत्त जी को परेशान करना। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे काम रुकवा सकते हैं? वो भी जब देवी दत्त यहाँ नहीं है। अरे जब देवी दत्त आएगा और उसे पता चलेगा कि इन लोगों ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है, तो कैसा लगेगा उसे? ईजा, पूरण को निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाकर ही सबसे बड़ी गलती की। अब देखिए, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हमें परेशान करता रहेगा। सुगंधा, कौन किसको परेशान कर रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो? आप अभी थक कर आए, पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तू बैठ जा चेली, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन दाजू, प्रधान जी आपको बुला क्यों रहे हैं? चाहते क्या है वो आपसे? पैसा। हाँ, जब पिछली बार बुलाया था तो बोल रहा था कि 3-3 लाख दोनों बांट लेते हैं। अब बताओ सुगंधा, क्या बात है?
प्रधान जी का आदेश है, ये स्कूल निर्माण का काम बंद होगा। सुना तुम लोगों ने? मास्टर जी के हिसाब में गड़बड़ी मिली है। जब तक वो प्रधान जी से नहीं मिलेंगे तब तक काम शुरू नहीं होगा, समझे? मैं अभी जाके मिलता हूँ पूरन से। उसकी हिम्मत कैसे हुई काम रुकवाने की? अभी इस वक्त वहां जाने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। अरे रात इतनी हो गई है तो क्या हुआ? मैं उससे पूछ कर रहूंगा कि उसने गुस्ताखी की कैसे। उसे इसका परिणाम नहीं पता है। सरकारी स्कूल निर्माण को बाधित करने की कोशिश की है उसने। उसको इतनी बड़ी सजा हो सकती है, उसे सिर्फ सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवी, मेरी बात सुन। उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो है ही घटिया इंसान। ऐसे लोगों से ना स्नेह अच्छा है और ना ही दुश्मनी। तू कहीं मत जा, तू यही बैठ जा। लेकिन ईजा, ऐसे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। आज उसने काम रुकवाने की हिम्मत की है, कल ये हमारे काम में नए रोड़े अटका सकता है। उसने मुझे मिलने के लिए ही तो बुलाया है। मैं मिलकर आता हूं अभी उससे। नहीं, अभी आप वहां मत जाइए। अगर अभी गए तो वो निगरानी समिति का अध्यक्ष होने के नाते आप पर झूठे झूठे इल्जाम लगा सकता है। आपसे कह सकता है कि आपने ये चीज महंगी ली है, ये सस्ती ली है, इस हिसाब में गड़बड़ी है, हमारे उस हिसाब में गड़बड़ी है। और आपको अकेला पाकर वो आपसे पैसे निकालने का दबाव भी बना सकता है। और अगर मेरी मानिए तो सुबह वैद काका और गांव के कुछ और लोगों को साथ ले जाएंगे। ज्यादा गांव के लोग रहेंगे तो वो ज्यादा झूठ नहीं बोल पाएगा आपसे। ठीक है, पर मैं काम को रुकने नहीं दूंगा। काम कल से ही शुरू होगा और मैं वहीं जाकर बैठूंगा। देखता हूं कि वहां काम रुकने कौन आता है। अगर दोबारा तुम ऐसे ही टूट फूट कर आए ना तो मैं तुम्हें दरवाजे से ही भगा दूंगा बिना इलाज किए। कितनी बार कहा है कि शराब मत पिया करो। अगर तुमने शराब नहीं छोड़ा ना तो ये जिंदगी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये लो, जाओ। जी नमस्ते। दादी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ चला, आओ बैठो। बैठ। कैसी हो सुगंधा? बैठो। और चेला, स्कूल का काम सब ठीक चल रहा है ना? क्या बात है देवी, कोई समस्या है क्या? तो प्रधान जी को पता नहीं क्या दुश्मनी है स्कूल। कल मैं स्कूल में नहीं था तो उन्होंने बिरजू को बेचकर वहां का काम रुकवा दिया। बिरजू कह रहा था कि देवीदत्त जी को पहले प्रधान जी से मिलना हो, नहीं तो वो काम आगे नहीं बढ़ने देगा। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। इतनी बातें हो गई, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन दाजू, प्रधान जी आपको बुला क्यों रहे हैं? चाहते क्या हो आपसे? पैसा। हाँ, जब पिछली बार बुलाया था तो बोल रहा था कि 3-3 लाख दोनों बांट लेते हैं। एक लाख में स्कूल बनवा देंगे, पर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। बोल दिया था कि एक भी पैसा नहीं दूंगा। वो किसी तरह मुझसे बस पैसा निकलवाना चाहता। देवी, तुम्हें पूरन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। स्कूल का काम चालू रखो। तुम्हें किसी पूरन के रोकने से नहीं रुकना है। मेरे माँ बाबा ने चिपको आंदोलन में मेरी आंखों के सामने शहादत दी थी। ना वो डरे थे और ना मैं। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है। ये स्कूल का काम
बिल्कुल नहीं रुकेगा। और देवीदत्त जी ने तो कल काम करने वालों को कह ही दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन काम नहीं रुकेगा। पर हम लोग तो जानते हैं ना पूरण और बिरजू कि वो लोग कितने बुरे हैं। हम लोग उनके मुंह नहीं लगना चाहते। पता नहीं अब कल काम रोकने के लिए और वो क्या क्या करें। तुम्हें पूरन से घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। स्कूल का काम शुरू करो। स्कूल पूरे गांव के लिए बन रहा है। अभी तक इन लोगों ने मुझे अच्छी तरह जाना नहीं है। मैं ये पूरन और बिरजू जैसे गीदड़ों से डरने वाला नहीं हूं। मेरे माँ बाबा ने चिपको आंदोलन में मेरी आंखों के सामने शहादत दी थी। ना वो डरे थे और ना मैं। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है। ये स्कूल का काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये पूरन और बिरजू इसीलिए शेर बनते हैं क्योंकि इस पूरे गांव में कोई उनसे टक्कर लेने वाला नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो चेला। अरे वो लोग गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम डरना मत इनसे। अब वो निगरानी समिति का अध्यक्ष बन चुका है और इसी बहाने वो काम रोकने की कोशिश जरूर करेगा। जिसे जो कोशिश करनी है वो कर ले। मेरे जीते जी स्कूल का काम नहीं रुकेगा। अच्छा वैद्य जी, बाकी मैं चलता हूँ, स्कूल भी जाना है। बस आप लोगों को एक खबर करनी थी। अब आप लोगों से बात करके मेरा हौसला और भी बुलंद हो। चलो बेटा, तुम अपने काम पे ध्यान दो। दाजू, रक्षाबंधन आने वाला है, याद है ना आपको? इस बार मैं अपने दाजू को राखी जरूर बांधूंगी। कहीं स्कूल के चक्कर में रक्षाबंधन मत भूल जाना। मैं ये राखी कैसे भूल सकता हूँ बहना? मेरी जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, किसी भी काम से ज्यादा। तुम्हारा ये दाजू तुम्हारी रक्षा का प्रण तो पहले ही ले चुका है। हाँ, बस रक्षाबंधन की रस्म निभानी है तो वो भी निभा लेंगे। और हाँ, उस दिन मैं पूरा दिन यहीं रहूंगा। तुमसे राखी भी बंधवाऊंगा और जमकर हलवा पूड़ी भी खाऊंगा। और तुम जैसे अच्छे लोग और अच्छे परिवार मिल जाए तो बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। ऐसे मुस्कुराती रहा करो।